वेलकम बैक टू आवर चैनल द एकेडमी बाय लव। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बैंकिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ बैंक? अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड एडवांस लोन्स टू देम बाय क्रिएटिंग डिमांड डिपॉजिट्स। बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो पब्लिक के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उन्हीं डिपॉजिट से डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करके पब्लिक को लोन भी देता है। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ आपको लोन दे रहा है और डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो बैंक नहीं है। या फिर कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ पैसा एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन आपको लोन नहीं दे रहा, वो भी बैंक नहीं कहलाएगा। एक बैंक कहलाने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये दोनों काम, बहुत ही प्राइमरी फंक्शंस हैं उसके, बहुत सारे और फंक्शंस भी करता है लेकिन ये प्राइमरी फंक्शंस करने बहुत ही ज़रूरी हैं। बात करते हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री के, किसी भी इकोनॉमी के बैंकिंग सिस्टम का एक तरीके से हम कह सकते हैं हेड होता है। उसका एक सबसे एपेक्स बैंक, एपेक्स मतलब सुप्रीम बैंक होता है। इस बैंक के ऊपर उस कंट्री के अंदर कोई भी सिस्टम नहीं होता। पूरी इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? एक एपेक्स बैंक होता है जो पूरी इकोनॉमी के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसी के पास अथॉरिटी होती है नोट इशूइंग की, यानी जी हाँ, करेंसी नोट्स इशू करने की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ही होती है। साथ में ये मनी सप्लाई भी कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर, कि इकोनॉमी के अंदर कभी ज़्यादा इन्फ्लेशन या डिप्लेशन की कंडीशंस ना आ जाए। ये भी काम किसका है देखने का? सेंट्रल बैंक का है। साथ में सेंट्रल बैंक सर्व्स वेरियस फंक्शन टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के भी बहुत सारे फंक्शन करता है, जैसे एक बैंकर है गवर्नमेंट का, हम आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। साथ में सेंट्रल बैंक का एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि सेंट्रल बैंक ही फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन होता है किसी भी इकोनॉमी में। किसी भी इकोनॉमी में जनरल पब्लिक एक लिमिट के बाहर फॉरेन एक्सचेंज को होल्ड नहीं कर सकती। तो कंट्री में जितनी भी फॉरेन ट्रांजेक्शन्स होंगी, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा या जाएगा, वो सब चैनलाइज किसके थ्रू होगा? सेंट्रल बैंक के ही थ्रू हो जाएगा। बात करते हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला, बैंक ऑफ इशूइंग नोट। सेंट्रल बैंक के पास ही मोनोपोली राइट होता है नोट इशू करने का, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ सेंट्रल बैंक के द्वारा ही इशू किए गए करेंसी नोट लीगल टेंडर माने जाएंगे, वरना कोई भी बाकी नोट जो किसी दूसरी अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है वो मनी नहीं माना जाएगा, करेंसी नहीं माना जाएगा। इस फंक्शन को बोलते हैं करेंसी अथॉरिटी फंक्शन। साथ में दूसरा होता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। एक सेंट्रल बैंक सरकार का बैंकर भी होता है। जी हाँ, बैंकर का मतलब ये सरकार के अकाउंट्स मैनेज करता है, डिपॉजिट्स लेता है, लोन देता है। साथ में एजेंट है, सरकार की बिहाफ पर सरकार के लिए सिक्योरिटीज़ को खरीदता है, सिक्योरिटीज़ को बेचता है, मैनेज्ड फ्लोटिंग करता है फॉरेन एक्सचेंज में। साथ में ये एक एडवाइज़र भी है, इट इज़ एन एडवाइज़र। ये सरकार को हेल्प करता है किस चीज़ में? पॉलिसीज़ बनाने में, मनी मार्केट से रिलेटेड। इकोनॉमी के अंदर सरकार की हेल्प कौन करता है पॉलिसीज़ बनाने में? एक सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का बिल्कुल बैंक किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या किसी भी टाइप की गवर्नमेंट के साथ बहुत ही जनरल रिलेशन होता है। जो हमारा एक बैंक हमारे लिए करता है वही सब काम सेंट्रल बैंक भी सरकार के लिए करता है। दूसरा फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक बैंक अकाउंट पीएनबी में है या एसबीआई में है, तो ऐसे ही सारे कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट आरबीआई में होता है। तो ये सारे बैंकर्स का बैंक कौन सा है? आरबीआई है, और ये उनका सुपरवाइज़र भी है। सेंट्रल बैंक का सेम रिलेशन होता है उन कमर्शियल बैंक्स के साथ जैसा कमर्शियल बैंक का रिलेशन उसकी पब्लिक के साथ है। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर राम के साथ पीएनबी का एक कस्टमर वाला रिलेशन है तो आरबीआई और पीएनबी का भी सेम ही रिलेशन होगा। आरबीआई भी कमर्शियल बैंक को लोन देता है, उनके डिपॉजिट लेता है, उनको क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज़ देता है, उनके लिए एक एजेंट का काम करता है। सारे काम आरबीआई उनके लिए करता है जो एक कमर्शियल बैंक अपनी जनरल पब्लिक के लिए करते हैं। साथ में सुपरवाइजरी रोल कैसे निभाता है? सेंट्रल बैंक टाइम टाइम पे कमर्शियल बैंक्स को बताता रहता है कि उनको अपनी जो ऑपरेशंस हैं उनको किस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि कंट्री के अंदर कोई भी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसी ख़राब सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए या वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। इसीलिए जो सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री के अंदर, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो टाइम टाइम पे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इन सब चीज़ों को चेंज करता रहता है ताकि जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं वो बिल्कुल सही तरीके से उसका पालन करें, उसे कंप्लायंस दिखाएं और हमारी इकोनॉमी बिल्कुल सही तरीके से चलती रहे। चौथा, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमने पहले ही बताया कि कंट्री के अंदर जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होगा वो सारा का सारा किसके पास रखा रहेगा?
बिल्कुल सही, सेंट्रल बैंक के पास रखा रहेगा। सेंट्रल बैंक ही एक ऐसी अथॉरिटी है जो हमारी कंट्री के बिहाफ पे इंटरनेशनल मनी मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज को बेचती है, खरीदती है, ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। इस फंक्शन को हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं इसको? मैनेज्ड फ्लोटिंग। नंबर 5, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब आखिरी आस का सहारा। फॉर एग्जांपल कभी किसी कमर्शियल बैंक को एक बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल नीड पड़ गई और उसको कोई भी हेल्प नहीं दे रहा है, तो उसको जो फाइनेंशियल अकोमोडेशन है, जो फाइनेंशियल हेल्प है, जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो उस कमर्शियल बैंक की हेल्प कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक को पता है कि एक बैंक के ऊपर अगर कोई दिक्कत आती है तो वो दिक्कत सिर्फ उस बैंक की नहीं है, उस बैंक के अंदर जिन हज़ारों लोगों का अकाउंट है उनकी भी दिक्कत है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? फिर उस कमर्शियल बैंक को लोन देता है, सिक्योरिटीज़ रखवाता है अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पर। साथ में क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फॉर एग्जांपल बैंक ए के ऊपर 15,000 या 10,000 रुपये का चेक आया जो बैंक बी के ऊपर बनाया गया, और बैंक बी के ऊपर 15,000 रुपये का चेक आया जो बैंक ए के ऊपर बनाया गया। अब ये दोनों चेक को आरबीआई अपने आप ही क्लियर कर देगा, ताकि कभी भी कुछ ऐसा ना हो, अननेसेसरी कैश का इनफ्लो ना हो। सब काम कैशलेस बहुत ही आसानी से आरबीआई अपने आप कर देता है और कभी भी फ्रॉड होने के चांसेस नहीं रहते। लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी के अंदर फ्रॉड्स हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम के अंदर भी फॉल्ट्स ढूंढ लेते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। साथ में लास्ट फंक्शन है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये प्रिंसिपल फंक्शन है, मेन फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक अपने बहुत सारे मेजर्स के थ्रू, क्वालिटेटिव मेजर्स के थ्रू, क्वांटिटेटिव मेजर्स के थ्रू क्या करता है? इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई या फिर सप्लाई ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करता है। जब इन्फ्लेशन होती है तो कमर्शियल बैंक सप्लाई ऑफ मनी को रिड्यूस कर देता है या करने का ट्राई करता है, कमर्शियल बैंक्स को एडवाइस करता है। और जब डिफ्लेशन होती है यानी मंदी होती है, जैसे अभी कोरोना काल में है, तो आपने देखा होगा कि जब 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया, जो अनाउंस किया गया सरकार की तरफ से, उसमें कहा गया कि होम लोन्स के ऊपर छूट दी गई है, मोरेटोरियम दिया गया है, टैक्स हॉलीडे दी जा रही है, थोड़ी सी इंटरेस्ट हॉलीडे दी जा रही है। तो ये सारे काम, जब डिफ्लेशन होती है तो कंट्री के अंदर मनी सप्लाई ऑलरेडी बहुत कम होता है, हमें उसको बढ़ाना पड़ता है। तो कमर्शियल बैंक उसको बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। किसके कहने पर? सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के कहने पर। यानी ये जो मेन डिसीजन है डिफ्लेशन को ठीक करना और इन्फ्लेशन को ठीक करना, ये भी किसके हाथ में है? सेंट्रल बैंक के हाथ में है। तो ये था हमारा सेंट्रल बैंक। अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक के बारे में। कमर्शियल बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, पब्लिक के डिपॉजिट को, और पब्लिक को लोन देता है। किसके लिए? कंजम्पशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। मेन फोकस क्या है कमर्शियल बैंक का? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और मेन फंक्शन क्या है आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक का? वो है इकोनॉमी को सही तरीके से मैनेज करना। प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं? अब हम कमर्शियल बैंक के अंदर कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें इस पूरे चैप्टर में काफ़ी काम आने वाली हैं। प्राइमरी डिपॉजिट्स ये वो कैश डिपॉजिट्स होते हैं जो कमर्शियल बैंक में लोग डालते हैं, जो पब्लिक के द्वारा किए जाते हैं। ये सबसे पहले बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल न्यू कमर्शियल बैंक के अंदर आते हैं। ये डिपॉजिट्स क्या दिखाते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर लोग कितनी सेविंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी बात क्या है? सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कमर्शियल बैंक के द्वारा ही बनाए जाते हैं। कमर्शियल बैंक पैसा नहीं डालता। जो जनरल पब्लिक प्राइमरी डिपॉजिट करती है ना, उसी प्राइमरी डिपॉजिट को आगे लोन देकर एक नया अकाउंट बनाया जाता है, जो कि क्या कहलाता है? सेकेंडरी डिपॉजिट कहलाता है। हमेशा याद रखिए, जब भी कोई इंसान कमर्शियल बैंक में लोन लेने जाता है तो उसको कैश में लोन कभी नहीं मिलता, उसके नाम में एक अकाउंट खोल दिया जाता है और बैंक ये मान लेता है कि उतना ही अकाउंट का पैसा बैंक के पास दोबारा से आ गया और बैंक के डिमांड डिपॉजिट्स बढ़ जाते हैं। सिंपल सी बात है। ये प्रोसेस आपको भी हम आगे देखेंगे, जब हम क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस देखेंगे आपको, तब ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो ये जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं ये कब होते हैं? दीज डिपॉजिट्स अराइज ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स। ये लोन्स की वजह से अराइज होते हैं जो बैंक जनरल पब्लिक को देता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारी बोरोविंग्स, जनरल पब्लिक की बोरोविंग्स कितनी है। प्राइमरी डिपॉजिट दिखाते हैं सेविंग्स, सेकेंडरी डिपॉजिट दिखाते हैं बोरोविंग्स। साथ में डिमांड डिपॉजिट्स, इन दोनों डिपॉजिट्स का टोटल क्या कहलाता है? डिमांड डिपॉजिट्स कहलाता है। ये चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड पे आप इनको विड्रॉ कर सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइमरी डिपॉजिट्स प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स। अब बात करते हैं कैश रिजर्व रेशो के बारे में। वैसे ये जो टॉपिक अब मैं आगे आपको कराने जा रहा हूँ, ये टॉपिक इस बार डिलीट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए, आपको ये थोड़े टर्म्स पता होनी चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो में इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। तो बात करते हैं कैश रिजर्व रेशो CRR।
कमर्शियल बैंक्स को क्या करना होता है, कमर्शियल बैंक्स को उनके पास जितने भी टोटल रिजर्व्स होते हैं उसका एक फिक्स % अपने पास रखना पड़ता है आरबीआई के नाम में। क्यों? ताकि बाय चांस कभी कोई कस्टमर पैसा मांगने आ जाए, ज़्यादा पैसा मांगने आ जाए तो उसको उतना दिया जा सके। तो ये जो मिनिमम % है ये डिसाइड कौन करता है कि कितना % रखना होगा, ये डिसाइड करता है आरबीआई। तो ये जो मिनिमम % है कैश रिजर्व की अपने टोटल रिजर्व्स में से, आउट ऑफ टोटल रिजर्व जो बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन में पढ़ रहा हूँ, आप डेफिनेशन सुनिए। द मिनिमम % ऑफ कैश रिजर्व्स आउट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ बैंक which are required to be kept with central bank is known as cash reserve ratio। साथ में बैंक रेट के बारे में बात करते हैं। बैंक रेट रेफर्स टू दैट रेट एट विच सेंट्रल बैंक lends मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर टू मीट इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट्स। जब किसी कमर्शियल बैंक की बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट आ जाती है तो उस लोन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंक को जब लोन देता है सेंट्रल बैंक, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा उसे हम बोलेंगे बैंक रेट। रेपो रेट भी बिल्कुल यही रेट है, बट यहाँ पर जो लोन की रिक्वायरमेंट होती है वो बिल्कुल इंस्टेंट, बिल्कुल इमीडिएट नहीं होती, थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। रिवर्स रेपो रेट ये वो रेट है जिसमें कमर्शियल बैंक अपनी सरप्लस मनी को किस पे जमा करते हैं, सेंट्रल बैंक पे जमा करते हैं, और ऐसी मनी को हम बोलते हैं वॉल्ट कैश। क्या बोलते हैं ऐसी मनी को? वॉल्ट कैश। साथ में अब बात कर रहे हैं SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के बारे में। ये वो फिक्स % होता है हमारी एसेट्स का, कमर्शियल बैंक की एसेट्स का, जो उसको लिक्विड एसेट के फॉर्म में कहाँ पे रखनी पड़ती है, कमर्शियल बैंक के पास रखनी पड़ती है। ये आपको डेफिनेशन ऐसे ही याद करनी है, ठीक है। ये आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, जो आगे की जो ASAD की जो यूनिट है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा आपको क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है। तो आप प्लीज़ इन डेफिनेशंस को सही से पढ़ें, इनको याद करें। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पे इनका क्या इफेक्ट पड़ता है ये इस चैप्टर से काट दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, लेकिन जो डेफिनेशन डिमांड और एक्सेस डिमांड का जो प्रॉब्लम वाला जो चैप्टर है, जो हमारी ADAS की यूनिट है, उसके अंदर हम इस चीज़ को दोबारा पढ़ेंगे। तो 2 बार पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप बस यहाँ पे मतलब समझ लीजिए, और उस चैप्टर के अंदर हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, गारंटी है बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको कवर करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स की। बैंक्स कैसे, कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएशन यानी मनी सप्लाई जनरेट करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन के बारे में। कमर्शियल बैंक्स में जब एक पब्लिक अपने डिपॉजिट जमा करती है, डिमांड डिपॉजिट जमा करती है, जिन्हें हम प्राइमरी डिपॉजिट भी बोलते हैं, कमर्शियल बैंक सिर्फ उसको अपने पास रखे नहीं रखता। कमर्शियल बैंक क्या करता है, उस पैसे को लोन में देता है और उससे एक नया पैसा जनरेट करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो चलिए इस प्रोसेस को एक बार सही से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर एक बैंक है जिसका नाम है बैंक ए। बैंक ए है, बैंक ए के पास सबसे पहले प्राइमरी डिपॉजिट आते हैं। क्या आते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट्स, जो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज के ये प्राइमरी डिपॉजिट्स बैंक के पास आए। अब रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक बैंक को, किसी भी एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक फिक्स % रखना पड़ता है एज CRR यानी कैश रिजर्व रेशो। ये हमने भी पीछे वीडियो में पढ़ा है, तो अब यहां पे ध्यान देंगे। कैश रिजर्व रेशो की तरह एक कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ % आरबीआई के पास रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कैश रिजर्व रेशो है 10%, ये 10% का रेट चल रहा है। तो यहां पर अभी कमर्शियल बैंक क्या करेगा, 1,000 रुपीज CRR रख देगा और 9,000 रुपीज जो है उसके पास वो सरप्लस पड़ा हुआ है। अब इस रिजर्व का वो क्या करेगा, इस पैसे का वो क्या करेगा, इस पैसे को कमर्शियल बैंक क्या बना देगा, लोन दे देगा। क्या दे देगा? लोन। एक बात हमेशा याद रखिए, कमर्शियल बैंक को अपने पूरे एक्सपीरियंस में ये पता होता है कि उसके सारे कस्टमर्स किसी भी एक दिन अपना पैसा निकालने नहीं आएंगे। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक ये 9,000 रुपए को लोन दे देगा। अब लोन कैसे मिलता है, लोन कभी भी कैश में नहीं मिलता, लोन के लिए एक और अकाउंट खोल दिया जाता है। दैट मीन्स ये जो 9,000 रुपीज है ना, ये क्या बन जाएंगे, ये सेकेंडरी डिपॉजिट बन जाएंगे। क्या होते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट? सेकेंडरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो एक कमर्शियल बैंक लोन के थ्रू क्रिएट करता है, और वही यहाँ पे लोन के थ्रू क्रिएट हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल अब टोटल डिपॉजिट्स कितने हो गए, अगर हम बात करें टोटल डिपॉजिट्स हो गए 10,000 प्लस 9,000 यानी 19,000।
अब CRR कितना रखना पड़ेगा, CRR अब भी एट द रेट 10% यानी 1900 का CRR हो गया। दैट मीन्स अब कमर्शियल बैंक कितने का लोन दे सकता है, एक्चुअल रिजर्व्स कितने हैं, एक्चुअल कैश कितना है 10,000 ना कि 19,000। 19,000 में 9,000 तो सेकेंडरी डिपॉजिट है, वो कोई अलग पैसा नहीं है, जो पैसा है वो 10,000 ही है। अब जो लोन दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, अब 10,000 में से 1900 क्या रखना पड़ेगा, CRR की रिक्वायरमेंट है वो रखनी पड़ेगी। दैट मीन्स 8,100 क्या जा सकता है, अब लोन दिया जा सकता है। तो अब टोटल डिपॉजिट फिर से ये जो लोन दिया जाएगा ये भी कैसे दिया जाएगा, एक अकाउंट बनाया जाएगा। तो यहाँ पे भी अकाउंट कैसे बनेगा, टोटल डिपॉजिट कितने हो गए 19,000 तो यहाँ तक पहुँच चुका था, प्लस 8,100 टोटल हो गया 27,100। अब कितना CRR होगा, अब भी 10% पे ही होगा CRR एट द रेट 10%, यानी 2,710 रुपये, 2,710 रुपीज़। अब हम कितना लोन दे पाएगा कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक अब लोन दे पाएगा 10,000 माइनस 2,710। अब इसको आप निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यह आएगा आपका 7,290। इतना लोन सरकार कमर्शियल बैंक अब लोन दे पाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, जितना जितना CRR जैसे जैसे आप सेकेंडरी डिपॉजिट्स को ऐड करते जाएंगे तो आपके टोटल डिपॉजिट्स, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का फॉर्मूला होता है प्राइमरी डिपॉजिट्स प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन अब इस बार जो सिचुएशंस हुई है कोरोना की, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता कैसे। अब ये क्रेडिट क्रिएशन कहाँ पे जाके रुकेगी, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं मल्टीप्लायर। हम क्या बात करते हैं किसके बारे में, मल्टीप्लायर, यानी के बारे में। के है मल्टीप्लायर, कैसे, के का फॉर्मूला होता है 1/CRR। जितना भी CRR होगा उसको 1 से डिवाइड देंगे तो हमें एक वो ऐसा नंबर मिलेगा जहां पर हमारे प्राइमरी डिपॉजिट्स उतने टाइम मल्टीप्लाई होकर क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस रुक जाएगी। फॉर एग्जांपल यहां पर कितना है CRR 10% है, तो यहां पे हम निकालते हैं K = 1/10% था तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/10 यानी 10 टाइम्स। यानी जो हमारे क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस है वो 10 टाइम्स तक हमारे प्राइमरी डिपॉजिट्स को सेकेंडरी डिपॉजिट्स में कन्वर्ट करेगी, और बैंक के पास 10,000 रुपए से शुरुआत करके 1 लाख रुपए तक बैंक के पास हो जाएंगे। दैट मीन्स बैंक 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। 1 लाख रुपए तक पहुंचने का मतलब क्या है, 1 लाख का 10% 10,000, यानी जब 10,000 CRR की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, CRR की रिक्वायरमेंट 10,000 आ गई, इसका मतलब क्या है 10,000 का प्राइमरी डिपॉजिट है और पूरा का पूरा 10,000 रुपए बैंक को RBI के पास CRR के रूप में रखना पड़ेगा, तो लोन देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, यानी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहां पर आकर हमारी क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी। हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।